Hello friends, welcome to the Curious Minds. So today we are going to discuss part 2nd of our chapter 10, Motion and Measurement of Distances. In part 1 of this chapter we study about motion and rest, frame of reference, types of motion, and today in part 2nd we discuss about story of transport, measurement and its need, standard unit of measurement of curved path. So here we start our chapter. दोस्तों आज के टाइम में हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। पर एंशियंट टाइम की बात करूं, जब किसी भी व्हीकल की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब हमारे एंसेस्टर्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि तब हमारे एंसेस्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चलकर जाना पड़ता था और लगेज को वो अपने ऊपर उठा कर लेके जाते थे, जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट होता था। पर धीरे धीरे हमारे एंसेस्टर्स ने एनिमल्स को पालना शुरू करा और वो एनिमल्स का यूज़ करने लगे ट्रैवल में, और एनिमल्स के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह लगेज को भी लेकर जाते थे। जिन एनिमल्स का सबसे पहले यूज़ किया ट्रैवल में वो थे एलिफेंट, कैमल, बुल और हॉर्स। पर इन एनिमल्स के साथ भी एक प्रॉब्लम थी कि एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा लगेज उठाने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाते थे। फिर उस टाइम की सबसे बड़ी इन्वेंशन हुई जिसने ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरीके से बदल दिया। एक दिन क्या हुआ, जब हमारे एंसेस्टर्स जा रहे थे एक माउंटेन के पास से, तब उन्होंने देखा एक बहुत फास्ट स्टोन रोल करता हुआ नीचे जा रहा था और उसकी जो शेप थी वो बिल्कुल राउंड थी, और एक उसी के साथ साथ एक ट्री था जो राउंड था और वो भी बहुत तेज़ी से रोल कर रहा था। तब उन्हें देखकर हमारे एंसेस्टर्स को पता लगा जो राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रोल करना बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स। तो तभी व्हील की इन्वेंशन हुई, इसलिए जो व्हील होता है वो राउंड होता है, ठीक है। तो तब व्हील की हमारे एंसेस्टर्स ने इन्वेंशन करी और उन्होंने क्या किया, जब दो व्हील्स में उन्होंने एक स्टेम को फिट किया तो उससे उन्होंने सबसे फर्स्ट कैरेज बनाई, जिसके थ्रू वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। फिर उस कैरेज को उन्होंने एनिमल्स के साथ बांध कर कार्ट्स वगैरह बनाई, ठीक है। तब बुलक कार्ट्स बनी, जिनके थ्रू ट्रैवल क्या हो गया, काफ़ी आसान हो गया और कार्ट्स के थ्रू ट्रैवल करने लगे। फिर धीरे धीरे जो व्हील्स थे उनमें स्पोक्स ऐड कर दिए गए, क्योंकि स्पोक्स के कारण जो व्हील्स थे वो काफ़ी लाइट वेट हो जाते थे और सॉलिड भी रहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से कार्ट की इन्वेंशन हुई और उसके बाद धीरे धीरे साइकिल की इन्वेंशन हुई। साइकिल में हम बिना एनिमल्स की हेल्प से भी ट्रैवल करने लगे। और फिर स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई, जो बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, और इंजन की हेल्प से हम बहुत ईजिली बहुत सारे सामान को ट्रैवल कर सकते थे लेकर लगेज को। और उसके बाद तो आज के टाइम में बस, कार और बाइक्स जैसी इन्वेंशन हो गई, जिसके थ्रू हम ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। स्टीम इंजन्स में हमें रेलवे ट्रैक्स की ज़रूरत होती थी, पर कार्स, बस और बाइक्स में हम बिना ट्रैक्स के भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई लैंड की। पर हमारे वाटर में ट्रांसपोर्टेशन कैसे शुरू हुआ, तो हमारे एंसेस्टर्स ने क्या देखा, हमारे एंसेस्टर्स ने देखा जो होलो ट्रीज थे वो ईजिली फ्लोट कर रहे थे वाटर पे, तो उनके थ्रू उन्होंने ट्रैवल करना शुरू करा वाटर में। और जब वो होलो ट्रीज़ में से ट्रैवल करते थे तब उन्होंने जब फ़िश को देखा तो फ़िश की जो शेप होती थी वो स्ट्रीमलाइन होती थी, जिसके कारण वो बहुत इजीली स्विम कर पाती थी। इसलिए फिर उन्होंने होलो ट्रीज से बोट बनाई जिसकी शेप उन्होंने स्ट्रीमलाइन रखी, जिसके थ्रू वो इजीली वाटर में फ्लोट कर सकती थी। तो तब उस तरीके से फिर इसी कारण से बोट की इन्वेंशन हुई। काफ़ी सारे वुडन के ब्लॉक्स को इकट्ठा करके हमारे एंसेस्टर्स ने बोट बनाई। और आज के टाइम में तो हमारे पास शिप जैसी इन्वेंशंस भी हो चुकी है, जिसके थ्रू हम इजीली वाटर में बहुत सारे लगेज को भी लेके जा सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई वाटर की। पर एयर में कैसे ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ, तो हमारे एंसेस्टर्स बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखते थे तो उनका भी बहुत मन करता था फ्लाई करने का। तो एक दिन राइट ब्रदर्स ने सबसे पहला एरोप्लेन बनाया, जिसके थ्रू हम ह्यूमंस ने भी क्या किया, सबसे पहले फ्लाई करके देखा एयर में एरोप्लेन की हेल्प से। और हॉट एयर बैलून्स के थ्रू भी हम एयर में ट्रैवल करने लगे। तो ये तो बात हुई एयर की। और आज के टाइम में तो ऐसी भी इन्वेंशन हो चुकी है जो बर्ड से भी बहुत ज़्यादा आगे है। हमने रॉकेट जैसी इन्वेंशन कर ली है, जिसके थ्रू हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक भी जा सकते हैं, जो सच में बहुत बड़ी इन्वेंशन है। ये तो बात हुई ट्रांसपोर्ट की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पहले के टाइम में मेज़रमेंट कैसे होती थी और आखिरकार हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? तो सबसे पहले मेज़रमेंट के मतलब को समझते हैं। इसका मतलब होता है द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। जब हम किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं तो उसको हम मेज़रमेंट बोलते हैं। अगर लेंथ के बारे में बात करूँ तो हम डिस्टेंस को
किलोमीटर में मेज़र करते हैं, तो किलोमीटर क्या है, एक फिक्स लेंथ है जो हमें नोन है। अब हम किसी अननोन डिस्टेंस को किलोमीटर से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वो डिस्टेंस कितने किलोमीटर के बराबर है, तो उससे हम उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, मेजरमेंट का मतलब होता है अननोन क्वांटिटी से किसी नोन क्वांटिटी को कंपेयर करना। अब पहले के टाइम में कैसे लोग मेज़रमेंट करते थे, तो वो क्या करते थे, अपने पाम का, अपने हैंड के स्पैन का, क्यूबिट क्यूबिट इनका यूज़ करते थे। क्यूबिट क्या होता है, हमारी मिडल फिंगर की टिप से लेकर हमारी एल्बो तक के डिस्टेंस को क्यूबिट बोलते हैं। इसका यूज़ सबसे पहले एंशियंट इजिप्ट में लोग करते थे मेज़रमेंट करने के लिए, चीज़ों को मेज़र करने के लिए। और वो डिजिट का भी यूज़ करते हैं। डिजिट हमारी जो फिंगर की जो विड्थ है उसको डिजिट बोलते हैं, जिसका वो यूज़ करते थे मेज़रमेंट करने के लिए एंशियंट इजिप्ट में। इसके अलावा यार्ड, फुट और पेस। पेस क्या होता है, हमारे स्टेप का डिस्टेंस, एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम पेस बोलते हैं। तो इनके थ्रू पहले क्या करी जाती थी, मेज़रमेंट करी जाती थी। पर इन मेज़रमेंट के साथ एक प्रॉब्लम होती थी कि सबके हैंड्स या सबके फुट वगैरह इक्वल तो नहीं होते, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, तो सबकी मेज़रमेंट अलग अलग आती थी। इसी कारण से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई। और क्योंकि ये जो मेज़रमेंट थी ये एक्यूरेट नहीं होती थी, ये अप्रोक्सीमेट होती थी। इसके कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो गई। तो फिर क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट या कुछ लोगों ने मिलकर कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बना दी, जिनको फिर हर जगह उनको ही यूज़ करने लगे, ताकि जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत कम हो जाए, मेज़रमेंट हो वो एक्यूरेट आए, और ये यूनिट्स को हर जगह एक्सेप्ट किया गया। इन यूनिट्स को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। इनमें आते हैं यार्ड, इंचेस, कप, टेबल स्पून। ठीक है, इनके थ्रू क्या, ये क्या फिक्स यूनिट्स हैं जिनके थ्रू मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, इनसे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होती इन यूनिट्स को जब हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सभी के इक्वल आते हैं, क्योंकि सभी सेम यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये तो होगी स्टैंडर्ड यूनिट्स। इनका यूज़ लेंथ, वॉल्यूम और वेट के लिए अलग अलग यूनिट्स को बनाया गया। ठीक है, लेंथ में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है स्टैंडर्ड यूनिट्स, उनको एसआई यूनिट्स बोलते हैं। तो वो है क्या है, मीटर है। मीटर में हम सबसे ज़्यादा लेंथ को मेज़र करते हैं। इसके अलावा हम किलोमीटर को भी यूज़ करते हैं। तो किलोमीटर क्या है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर के इक्वल मानते हैं। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर को हम 10 मिलीमीटर के इक्वल मानते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई लेंथ की। अगर वेट के बारे में बात करें तो हम जो वेट को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो किलोग्राम का यूनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, और 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है। और 100 केजी को हम 1 क्विंटल के इक्वल रखते हैं, और 1000 केजी को हम 1 टन के इक्वल रखते हैं। ठीक है, ये बात हुई वेट की। अब वॉल्यूम में की यूनिट्स कैसी होती है, तो वॉल्यूम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो लीटर है, और 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। ठीक है, और जो इसके अलावा जो 10 मिलीलीटर है वो 1 सेंटीलीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात हुई वॉल्यूम की। तो ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स है जिनको हम यूज़ करते हैं। इन्हीं से रिलेटेड काफ़ी सारे स्केल्स वगैरह भी बनाए गए हैं, जिसके हेल्प से हम मेज़रमेंट करते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए हम इन यूनिट्स का यूज़ करते हैं। अब ये तो बात हुई स्केल्स। अब हम एक कर्व्ड पाथ का कैसे डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, तो हम किससे मेज़र करते हैं, हम स्केल्स वगैरह से लेंथ को मेज़र करते हैं। अगर आपको कोई कर्व्ड लाइन दे दी जाए, ठीक है, तो उसको कैसे मेज़र करेंगे। अब स्केल तो सीधे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, थ्रेड की हेल्प से उस कर्व्ड लाइन को मेज़र कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, थ्रेड लेंगे, उसको फिर अलग अलग पॉइंट से ऐसे मेज़र करेंगे, अलग अलग शॉर्ट डिस्टेंस से। जैसे कि हमने थोड़ा सा डिस्टेंस मेज़र किया, फिर थ्रेड को स्ट्रेच करके दूसरा थोड़ा सा और डिस्टेंस मेज़र करा। इस तरीके से हम काफ़ी सारे थ्रेड से सारे डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे, और उन सभी डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमें उस कर्व्ड लाइन का पाथ मिल जाएगा। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पहले हमने ये 1 लिखा हुआ इतना डिस्टेंस थ्रेड से मेज़र किया, फिर उसके बाद उसके आगे का डिस्टेंस मेज़र किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, तो छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से हमने पूरे डिस्टेंस को मेज़र कर लिया, और इससे हमें उस कर्व्ड पाथ के लेंथ का पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम थ्रेड की हेल्प से कर्व्ड लाइन का लेंथ का पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट।
और अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई फुटस्टेप्स एंड पाम कैन नॉट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फुटस्टेप और पाम का क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि जो सभी ह्यूमंस हैं उनके इक्वल नहीं होते फुटस्टेप और पाम, तो इसके कारण काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं मानते ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। अ कर्व्ड लाइन कैन बी मेजर। कर्व्ड लाइन को हम किसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं? हमने अभी देखा, हम एक स्ट्रिंग और रूलर की हेल्प से कर्व्ड लाइन को मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक शो डैश एंड डैश मोशन। अब क्लॉक के हैंड्स कैसा मोशन शो करते हैं? हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, जो क्लॉक है वो एक तो पीरियोडिक मोशन शो करती है और एक सर्कुलर मोशन शो करती है। ठीक है। इसके अलावा क्यूबिट के बारे में बात करें, क्यूबिट सबसे पहले कहाँ यूज़ होती थी? एंशिएंट इजिप्ट में। इजिप्ट के लोगों ने सबसे पहले क्यूबिट का यूज़ किया लेंथ को मेज़र करने के लिए। ठीक है। क्यूबिट क्या होता है? हमारी मिडल फिंगर की टिप से लेकर हमारी एल्बो तक के डिस्टेंस को हम क्यूबिट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज डैश सिस्टम। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स का जो सिस्टम है उसको हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। तो हमने पार्ट 1 में रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो उसको हम कहेंगे इन मोशन। अगर वो मूव नहीं कर रहा और उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ, तो उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे कहते हैं। और किसी भी बॉडी का रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे किसी भी बॉडी का रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डज मोशन प्रोड्यूस साउंड? इफ़ यस गिव एन एग्जाम्पल। मोशन क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं? तो यस, मोशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे हमने पढ़ा था, हमने वाइब्रेशनल मोशन पढ़ा था। जो बहुत ज़्यादा फास्ट कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो क्या करता है? वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो मोशन की हेल्प से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। पैरेलैक्स एरर क्या होता है? पैरेलैक्स एरर क्या होता है? जब अगर आपके पास रूलर है और उसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट 0 से मेज़र नहीं कर रहे, तो आपकी जो मेजरमेंट है उसमें कुछ एरर आएगी और उस मेजरमेंट को हम पैरेलैक्स एरर कहते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट्स हैं जिनको आप घर पर ट्राई कर सकते हैं या इनके आंसर्स को कमेंट भी कर सकते हैं। और इनके आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस सीरीज़ से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपने दोस्तों से ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।